अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। मेरा नाम मरकरी है। मैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड 6 और ग्रुप 12 में पाई जाती हूँ। मेरा सिंबल Hg है। मेरा ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल ग्रुप से है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। केमिकल इक्विलिब्रियम, कीमियाई तवाज़ुन। आज के टॉपिक में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। फितरत में फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत सी मिसालें पाई जाती हैं। हमारा वजूद भी फिजा में होने वाले मजहर कुदरती इक्विलिब्रियम का मरहूने मिन्नत है। सांस लेने के अमल के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये कुदरती अमल जमीन पर जिंदगी की मौजूदगी का जिम्मेदार है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है, आइए इस पर एक वीडियो को देखते हैं। जिंदगी बैलेंस का नाम है। आपको बैलेंस चाहिए। बैंक अकाउंट बैलेंस, डाइट बैलेंस, काम और खेल के दरमियान बैलेंस और सेहतमंद अंदरूनी निजाम जो आपको हर वक्त गिरने से रोकता है। और बहुत सी चीजें इस बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। चीज केक फैक्ट्री में एक बुरी रात, और हो सकता है कि आप अपनी समाजी जिंदगी और सेहत और माल सब में कमी पाएं। साइंस में तवाजुन के लिए हम इक्विलिब्रियम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, जब किसी कुदरती निजाम का तवाजुन बिगड़ जाए तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम से बाहर हो गया है। लेकिन ये हमेशा बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि फितरत हमेशा तवाजुन को बरकरार रखने का तरीका ढूंढ लेती है। जैसे जंगल में हिरन की आबादी अचानक बेकाबू हो जाए और बहुत ज्यादा तादाद हो जाए तो उनके पास खुराक की कमी हो जाएगी और शिकारी उधर आबादी में आ जाएंगे और इनका मस्कन यकीनन तबाह हो जाएगा। बहुत से केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल हमारी तरह काफी मुशक्कत से गुजरकर मुतवाजन होते हैं। ये आम बात है, क्योंकि अमूमन केमिकल रिएक्शंस को बिल्कुल सीधे अवामिल की तरह तस्वर करना मददगार होता है, लेकिन दरअसल बहुत से रिएक्शंस कभी खत्म नहीं होते जब रिएक्टेंट्स आपस में अमल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा अमूमन क्या मतलब होता है? तकनीकी लिहाज से इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक मुखालिफ रिएक्शन भी होता है जो मसनूआत के वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होने की वजह से रूनुमा होता है। हम इसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही शरह से रूनुमा हो रहे हों तो इसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हैबर प्रोसेस की मिसाल लें, जिसमें हवा में नाइट्रोजन से अमोनिया बनने का अमल रूनुमा होता है। जब हम इसे बतौर रिडॉक्स रिएक्शन बयान करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अमल करके अमोनिया बनाती हैं। इन गैसेस के कतरों का इर्तिकाज इन्हें कम टकराने पर मजबूर करके लगातार अमल करने वाला बनाता है। लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह सुस्त हो जाती है और इसी वक्त अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी अमोनिया के ज्यादा मॉलिक्यूल्स अमलकार गैसों में टूटने के लिए मयसर होते हैं और रिवर्स रिएक्शन हैरानकुन तौर पर तेज हो जाता है। बिलाखिर ये दोनों अवामिल ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी शरह यकसां हो जाती है। इस मुकाम पर कोई काबिल जिक्र तब्दीली किसी भी गैस की कंसंट्रेशन में नहीं होती और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाते रहते हैं, जबकि अमोनिया टूटकर उसी वक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील होता रहता है। गौर करें कि मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि अमल रुक जाता है। बुनियादी तौर पर अमल बिल्कुल नहीं रुकता। सिर्फ ये होता है कि हमें कोई तब्दीली उस वक्त नजर नहीं आती, क्योंकि हर चीज जो एक सिमत में रूनुमा होती है वो मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ रूनुमा होने वाले रिएक्शन के साथ तवाजुन में होती है। इसलिए इस तरह के रिएक्टेंट्स को जाहिर करने के लिए दो तरफा तीर का निशान लगाया जाता है, जो जाहिर करता है कि अमल दो तरफा है। हम कहते हैं कि एक तब्दीली रिएक्शन को दाईं जानिब शिफ्ट कर देती है अगर ये ज्यादा मसनूआत बना रही हो, और बाईं जानिब अगर इससे ज्यादा रिएक्टेंट्स बन रहे हों। इस सब को फ्रांसीसी कीमियादान हेनरी लुइस ली चैट्रियल ने उम्दा अंदाज में बयान किया है, जो 1850 में पेरिस में पैदा हुआ। आज हम इसके नजरिए को ली चैटलियर्स के असूल के नाम से जानते हैं, और इसके मुताबिक अगर किसी सिस्टम पर कुव्वत लगाई जाए जो इक्विलिब्रियम की हालत में हो, तो सिस्टम उसी सिमत में आगे बढ़ेगा जो उस कुव्वत को कमतर कर दे, जो आगाज करने वालों के लिए मुख्तलिफ तरीकों से रूनुमा हो सकता है। एक रिएक्शन में कई मादों की कंसंट्रेशन को तब्दील करके इसे किसी भी इस सिमत में आगे बढ़ाकर जो इसके पहले तवाजुन को यकजा कर दे। मसलन एक बार जब हैबर रिएक्शन तवाजुन में हो,
अगर आप इस मिक्स में मजीद नाइट्रोजन शामिल करना चाहें तो मौजूदा नाइट्रोजन के पास अमल करने के लिए ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी, जिसके नतीजे में ये ज्यादा अमोनिया बनाना शुरू कर देगी, यानी रिएक्शन यकीनी तौर पर दाएं जानिब चला जाएगा जब तक कि ये खुद को तवाजुन में ना ले आए। इसी तरह कुछ अमोनिया हटाने से भी यही असर होगा, यानी टूटने के लिए कम अमोनिया मुयसर होगा। लिहाजा अमोनिया के बनने का अमल आर्जी तौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने के अमल से तजावुज कर जाएगा और रिएक्शन दोबारा दाईं जानिब शिफ्ट हो जाएगा, हत्ता कि तवाजुन बहाल हो जाएगा। 8 साल के बाद जर्मनी के कीमियादान फ्रिट्ज हैबर गालिबन दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स होगा जिसने वही काम कर दिखाया जो ली चैटलियर करना चाह रहा था और जिसके नतीजे में उसे अपने लैब असिस्टेंट की जान गंवानी पड़ी। हैबर को इस बात से कोई मसला नहीं था कि इस अमल को हैबर प्रोसेस का नाम दे दिया गया था, जिसे कीमियाई धमाका करने वाली अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को वर्ल्ड वार 1 और 2 में मारा। लेकिन साइंस में कोई जीता या हारा हुआ नहीं होता। हैबर प्रोसेस ने बेशुमार लाखों जानें बचाई भी हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करने की अहलियत ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को मुमकिन बनाया और बुनियादी तौर पर जदीद एग्रीकल्चर में इनकलाब बर्पा किया है। यहाँ प्रेशर को ज़ेर गौर रखना भी जरूरी है। जब आप हैबर प्रोसेस की मुसावात को देखते हैं, मसलन आप देख सकते हैं कि गैस के 4 मोल गैस के 2 मोल बना रहे हैं, लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन वॉल्यूम को कम कर देता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन इसे बढ़ा देता है। यहाँ ये बात अहम है कि प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम वाले रिएक्टेंट्स पर ज्यादा स्ट्रेस डालेगा बनिस्बत कम वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट्स पर, लिहाजा रिएक्शन दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में ज्यादा अमोनिया पैदा होगा। जिस कदर वो कम प्रेशर पर होता है, बिलाशुबा इंडस्ट्रियल हैबर प्रोसेस ने ये कर दिखाया। प्रेशर के 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर को कम करके इसी दौरान उल्टा असर होगा और रिएक्शन इस सिमत में रूनमा होगा जो प्रेशर को वापस वहां ले आएगा जिस मुकाम पर वो पहले था। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको एक्विलिब्रियम के बारे में अच्छी मालूमात हासिल हो गई होंगी। एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसके नतीजे में बनने वाली अशिया प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर जब रिएक्टेंट्स H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट H2O बनाते हैं। ज्यादातर रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। इन रिएक्शंस को तकमील शुदा माना जाता है और इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक तीर से जाहिर किया जाता है। अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन पर एक वीडियो देखते हैं। जब हम एग फ्राई करते हैं तो नामुमकिन है कि हम इसे दोबारा फ्राई करने के बाद वापस पहली शक्ल में ला सकें। बहुत से रिएक्शंस इसी अंदाज में रोनमा होते हैं। एक दफा रोनमा हो जाएं तो नाकाबिले वापसी होते हैं। एक उम्दा मिसाल मैग्नीशियम के जलने की ले लें, जो जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो अवामिल हैं जिनमें बनी हुई मसनूआत वापस अपनी असली हालत में जा सकती हैं और ये अमल किसी भी सिमत में रोनमा हो सकता है। ये रिएक्शन के तीर का निशान हम रिवर्सिबिलिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की एक मिसाल अमोनियम क्लोराइड की थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसके नतीजे में अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। अमोनियम क्लोराइड को एक बॉइलिंग ट्यूब में रखें और बर्नर इस्तेमाल करते हुए इसे गर्म करें। इस बात का ध्यान रहे कि ये अमल फ्यूम कपबोर्ड में रूनमा हुआ है, क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही कोरोसिव गैसेस हैं। अगर हम सुर्ख लिटमस पेपर को बॉइलिंग ट्यूब के मुंह पर रखें तो ये नीला हो जाएगा, जो कि अमोनिया की मौजूदगी की तस्दीक करता है। जब नीला लिटमस पेपर सुर्ख हो जाए तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड की मौजूदगी की तस्दीक करता है। बॉइलिंग ट्यूब को आग पर से हटा दें और ठंडा होने दें। ट्यूब के मुंह के करीब नजर डालें तो आपको सफेद क्रिस्टल्स नजर आएंगी। ये अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं। यहाँ क्या वाक़या हुआ है? यहाँ अमोनियम क्लोराइड ने थर्मली डिकम्पोज होकर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए हैं। बने हुए अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ने आपस में अमल करके अमोनियम क्लोराइड बनाया है, लिहाजा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अमोनियम क्लोराइड की थर्मल डिकम्पोजिशन को बाज़-औक़ात सब्लिमेशन का रद्द-ए-अमल क्यों कहा जाता है? वीडियो को रोककर बराए मेहरबानी इस पर गौर फरमाएं और जब गौर कर चुके तो वीडियो को दोबारा से प्ले कर लें। यहाँ आपको इस बात का इशारा मिलता है कि हालतों की तब्दीली के बारे में गौर करें कि हालत की तब्दीली के दौरान मादा को क्या होता है। जब कोई मादा ठोस हालत से गैसी हालत में जाता है तो ये कहा जाता है कि ये सबलाइम हो गया है। हालत की ये तब्दीली कोई रद्द-ए-अमल नहीं है।
क्योंकि मादा बजाते खुद तब्दील नहीं हुआ। हमारी मिसाल में ठोस अमोनियम क्लोराइड गैसी अमोनियम क्लोराइड नहीं बनाता, बल्कि हरारत के जेर असर ये डिकम्पोज होकर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। लिहाजा ये सब्लिमेशन का अमल नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन को जानने के बाद अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है इसको समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की शराइत और मिसालें। तसव्वुर करें कि आप एक गड्ढा खोद रहे हैं और तसव्वुर करें कि जब आप खोद रहे हो और आपका दोस्त उसको दोबारा भरता जा रहा हो। अगर आप अपने दोस्त की निस्बत ज्यादा तेजी से गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढा बढ़ता जाएगा, और अगर आपका दोस्त आपकी निस्बत ज्यादा तेजी से गड्ढा भरता जा रहा है तो गड्ढा छोटा होता जाएगा। लेकिन आप दोनों अगर एक ही रफ्तार से काम कर रहे हों तो गड्ढे की जिसामत पर कोई असर नहीं होगा। यही नजरिया रिवर्सिबल रिएक्शंस पर भी लागू होता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की शरह यकसा है बानस्बत प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की रिवर्स रिएक्शन में शरह के, तो ये मतवाजन हालत है जिसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्योंकि दोनों अवामल बैक वक्त रूनुमा हो रहे हैं अगरचे कोई मुशाहदाती तब्दीली ना हो। एक कीमियाई निजाम के लिए ऐसा रिएक्शन या हालत की तब्दीली का मतवाजन होना जरूरी है। इसको दो शराइत पूरी करनी चाहिए। पहली तो ये कि इसे रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, और दूसरी ये कि ये प्रोसेस एक क्लोज्ड सिस्टम में रूनुमा होना चाहिए। एक क्लोज्ड सिस्टम वो है जहां मादा की तब्दीली ना हो बल्कि सिर्फ एनर्जी की तब्दीली हो। एक मतवाजन रिएक्शन की मिसाल ये हो सकती है कि एक बंद बर्तन में हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए हो रहा हो। इस अमल के शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और फिर ये कंसंट्रेशन कम हो जाती है जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन वकू पजीर होता है, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो रिवर्स रिएक्शन फिर रूनुमा होने के काबिल होता है, और वक्त के साथ साथ हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन यकसा हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन का अमल हाइड्रोजन आयोडाइड पैदा करने के लिए इसी शरह पे रूनुमा हो रहा है जिस पर हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने पर हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होने का अमल रूनुमा होता है। कोई मुशाहदाती तब्दीली बज़ाहिर नहीं है अगरचे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। ये अमल रुका नहीं है बल्कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की सतह पर पहुंच गया है। इस अमल को क्या होगा अगर एक ग्लास जार का ढक्कन खोल दिया जाए? इसके बारे में सोचने के लिए वीडियो को रोकें और जब सोच लें तो फिर दोबारा से इसे प्ले कर दें। अगर ढक्कन हटा दिया जाए तो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा क्योंकि अवामिल और पैदावार इस सिस्टम से बाहर निकलने के काबिल हो जाएंगे। माया हालत में ब्रोमीन कमरे के टेम्परेचर पर गैशियस ब्रोमीन के लिए तवाज़ुन कायम करती है। याद रखें कि ये कोई रिएक्शन नहीं है बल्कि एक हालत की तब्दीली है। हालत की तब्दीली दुरुस्त हालात के मातहत तवाज़ुन की हालत में जा सकती है, जैसे कि माया ब्रोमीन बुखारात बनकर गैशियस ब्रोमीन में तब्दील होती है और फ्रीज हो जाती है। चूंकि ये दोनों अवामिल एक ही शरह के लिहाज से बैक वक्त रोनमा होते हैं, कोई नजर आने वाली तब्दीली तो रोनमा नहीं होती, लेकिन सिस्टम दर हकीकत डायनामिक तवाज़ुन में आ जाता है। खुलासा ये है कि एक कीमियाई सिस्टम उस वक्त मतवाजन होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह रिवर्स रिएक्शन के यकसा हो। कोई मुशाहदाती तब्दीली बज़ाहिर रूनुमा नहीं होती, लेकिन रिएक्शन दोनों अतराफ में रूनुमा हो रहा होता है, लिहाजा इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उम्मीद है कि आज की तमाम वीडियो को देखने के बाद आप सब रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छे से मुफीद मालूमात हासिल कर चुके होंगे। अब हम इसी टॉपिक से मुतालिक एजुकेशन गेम या सिमुलेशन देखते हैं।
इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन का एक एटम है और साथ ही ऑक्सीजन के 2 एटम्स यानी कि एक पूरा मॉलिक्यूल है, जबकि दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। अब इसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंट नंबर्स यूज करते हैं। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन और राइट हैंड साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 एटम्स लिए, उसी वक्त हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी तरह आप बाकी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो और गेम के जरिए रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। आइए एक और सवाल को देखते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको सबक को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी तमाम टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।